नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 12 मार्च ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्नों के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले भारत के पहले गाँव से किसे सम्मानित किया गया है। भारत का पहला गांव किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है माड़ा गांव। अब बात आती है कि माड़ा गांव है कहाँ। माड़ा गांव जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला गांव कहा जाता है। ठीक है, पहले इसे भारत का आखिरी गांव माना जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन से वो बात याद आई कि लोग कहते हैं ना कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। ठीक है, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हमारी सोच कैसी है, उस सोच के आधार पर हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। ठीक है, गिलास आधा भरा है और गिलास आधा खाली है, दोनों ही सेंटेंस का मतलब एक ही है कि गिलास में पानी आता है। लेकिन ये दोनों को जो कहा जाता है, इससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो माड़ा गांव है उत्तराखंड के चमोली जिले में, इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बीआरओ ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, मतलब इस जगह का नाम बदल क्या कर दिया, भारत का पहला गांव। ठीक है, 21 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में माड़ा गांव को देश का पहला गांव कहा था। ठीक है, यह भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है और भोटिया समुदाय का निवास स्थान है। अगर पूछा जाए अभी आपसे कि माड़ा गांव में किस समुदाय का निवास है, तो भोटिया समुदाय यहाँ निवास करता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 इसका राइट आंसर है। ठीक है, लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है और वह विवादों के हल के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। इसके फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में, किसी भी अदालत में अपील नहीं किया जाता है। इसका फैसला बाध्यकारी होता है और समझौते के तहत ये आपस में क्या करता है, पार्टियों को आपस में समझौता कराता है। ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत जनहित सेवाओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई, जैसे कि बिजली, पानी और अस्पताल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार की अगर बात करें तो 2025 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें एक शारदा सिन्हा लोक गायिका हैं, जो कि लोक गायिका थी, जो कि बिहार की है, मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, एमटी वासुदेवन नायर मलयालम पटकथा लेखक निर्देशक हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ओसामा सुचकी सुचकी मोटर के पूर्व सीईओ हैं। जगदीश सिंह खेहर पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कुमुदनी रजनीकांत लखिया ये भी कलाकार हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और एसआरपीएस, श्री एसआरपीएस। ठीक है, इन 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 2025 में राष्ट्रपति ने जो है एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं। ठीक है, युगल मामले में पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है। ठीक है, इस 139 में 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में ही मानव विकास सूचकांक एचडीआई भी होता है। ठीक है, यह सूचकांक देशों के मानव विकास स्तर को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी वो 1990 में आई थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है सामवेद। जी हाँ, सामवेद ये वेदों में सबसे छोटा है। ठीक है, और इसमें जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया है, लगभग 1875 मंत्र इसमें है। ठीक है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जो है मूल माना जाता है। ठीक है, सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं।
वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना वेद है जिसमें देवताओं और प्रकृति के बारे में जानकारी दी गई है। यजुर्वेद यह यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है। अथर्ववेद यह जादू टोने चिकित्सा और अन्य व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय था। ठीक है। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन क्यों किया, क्या कारण दिया था? उसने कारण ये बताया था कि जिससे हम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें, ये कारण दिया था। लेकिन मकसद इसके पीछे कुछ और था, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना। ठीक है। बाद में विरोध हुआ, तो विरोध के बाद जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से ले 1905 तक भारत का वायसराय था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से विद्रोह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है। तो देवी सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है। राजा देवी सिंह। आपको हम बताएंगे कि इनको राजा देवी सिंह क्यों कहा गया, जबकि एक साधारण किसान थे और ब्रज क्षेत्र में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे राया के गांव अचरू के रहने वाले साधारण किसान थे। उन्हें क्रांति के दौरान लोगों ने राजा घोषित कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौरी देवी का संबंध किस नृत्य से है? गौरी देवी या गौरी देवी, दोनों नाम सही है, गौरी देवी। ठीक है। तो गौरी देवी का संबंध है गौरी नृत्य से है। गौरी देवी का संबंध है मांड गायन और गौरी नृत्य से है, जो कि राजस्थान के भील समुदाय के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और गायन शैली है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौरी नृत्य और मांड गायन ये कहाँ का है, तो राजस्थान के भील समुदाय का एक क्या है, प्रसिद्ध लोकगीत और लोक गायन है। गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। 2013 में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल करके उसे संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वां भाग जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए। नए भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, बार बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पंचायतों में कितना स्तर होता है? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के कार्यों से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। भी आपसे पूछा जाता है कि पंचायतों के कार्यों से संबंधित कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 29 विषयों को शामिल किया गया, आपको ध्यान में रखना है। इसी संशोधन के जरिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व इसको स्थापित किया था, इसे आंदोलन को शुरुआत किया था। आपको हम आगे बताएंगे इस बारे में। ठीक है। देखिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो है कि 28 अप्रैल 1916 में पूरे बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। पटना की अगर बात करें तो पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल की स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता मौलाना हक ने की थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की मांग करना और देश को आजादी दिलाना। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क परियोजना, सड़क निर्माण। ठीक है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। भारत सरकार ने 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है पियरे और मैरी क्यूरी। पियरे उनके हस्बैंड थे। ठीक है।
मैरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की थी। किससे खोजा था? इसे यूरेनियम से प्राप्त किया था। ठीक है। पियरे क्यूरी को पियरे क्यूरी को जो है 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और मैरी क्यूरी को 1911 में जो है नोबेल रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ जीवन पद्धति। वेदों को लौट चलो, ये उनका ही दिया हुआ एक प्रमुख नारा था। अगला प्रश्न है कि T20 महिला विश्व कप 2024 किसने जीता? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया था। ठीक है। न्यूजीलैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन हरा करके पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय सैलून और तटीय लैगून कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्का झील। कहाँ है चिल्का झील? चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून भी है। यह दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो आपके ऑप्शन नर्मदा दिया हुआ था, नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे नर्मदा, तापी, दामोदर ये तीनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी ने किस सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। ठीक है। वो एक बौद्ध स्थल की खुदाई के संबंध में खुदाई के लिए काम कर रहे थे, और अचानक उनको ये मोहनजोदड़ो स्थल मिल गया। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी अधिकार और जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और उनके चुने कैबिनेट के मंत्रियों में निहित होती है। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। पंचवर्षीय योजना नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन तो नहीं बना जो है, लेकिन योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नियोजन का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया, और तदनुसार भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1960 के दशक में जो है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका राइट आंसर है 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्या होता है विधान परिषद? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य 6 साल तक अपने पद पर रहते हैं। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होती है। बार बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 1/3 होती है। किस संवैधानिक संशोधन के जरिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संवैधानिक संशोधन इसका राइट आंसर है। 61वां, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर
61वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, इसको आपको ध्यान में रखना, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियों से संबंधित है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियों से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा, मतलब वो मान्य नहीं होगा। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और राज्य सरकार अगर कुछ भी ऐसा बनाती है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, इडुक्की बांध भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह पेरियार नदी पर बना एक आर्क बांध है, जो एशिया के सबसे ऊंची बांधों में से एक है। यह डबल वक्रता वाला चाप बांध है। चापा मतलब आर्क बांध है, इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। इस यात्रा का नेतृत्व तत्कालीन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। उन्होंने 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे काम किया। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर है श्री गुप्त। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन वैसे जगह जगह जो है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त को उतना नहीं था, लेकिन आंसर में श्रीगुप्त था तो श्रीगुप्त आप टिक करेंगे। यह साम्राज्य 4वीं शताब्दी की शुरुआत से 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। गुप्त वंश के कुछ प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। हूणों के आक्रमण और आपसी कला की वजह से गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली नृत्यांगना कौन थी। तो थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। 1956 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, ये जो आपको की पॉइंट बताए जा रहे हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। अगला प्रश्न है कि अकबर कब बादशाह बना था, उसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 1556, इसको राइट आपको ध्यान रखना है, 1556। अकबर का पूरा नाम क्या था, अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 में मुगल बादशाह बना जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1605 तक शासन किया था। दीनी इलाही धर्म उसने ही चलाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1857 इसका राइट आंसर है। 10 मई 1857, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। इस दिन को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। सिपाही विद्रोह इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान 1950 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाएगा, ये इसमें उल्लेख है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका राइट आंसर है इटली। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। यानिक सिनर इटली के एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने में सफल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक गर्म दल का नेता था। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन में आपका शायद यही था। तो गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक धड़ा था, जिसके नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन पाल थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल की तिकड़ी कही जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 25 से 28 इसका राइट आंसर है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, आइए एक करके हम तीनों को जान लेते हैं। चारों को 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हमको देता है। अनुच्छेद 26 क्या देता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और यह 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया था। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है, पूछ लिया जाए आपको कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के आधार पर हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन, जो भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,96,895 वर्ग किलोमीटर, नहीं 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिनियम का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है और नागरिकों को एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको अगले वीडियो में हम समावेश कर देंगे। घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।